नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपके सामने समास प्रकरण जो चल रहा है उसी को मैंने आगे बढ़ाते हुए आज मैं सबसे पहले आपको कर्मधारय समास लाया। कल मैंने आपको तत्पुरुष यानी पिछली वीडियो में मैंने आपको तत्पुरुष समास समझाया था और तत्पुरुष के मैंने दो भेद बताए थे। तत्पुरुष के कौन से थे बच्चों? दो भेद थे, तत्पुरुष और इसके भेद बताए थे मैंने आपको दो। एक बताया था बच्चों व्यधिकरण और एक बताया था मैंने समानाधिकरण। यह जो समानाधिकरण है इसे ही हम कर्मधारय समास के नाम से जानते हैं। तो जब इसकी बात कर्मधारय की बात चल रही है तो सबसे पहले मैं आपको एक सूत्र लिखता हूं। सूत्र है तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय। ध्यान देना बच्चों, तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय यानी तत्पुरुष जो जिसका समानाधिकरण हो वह ही क्या कहलाया जाएगा? कर्मधारय कहलाया जाएगा। अब बात आपकी चलती है कि समानाधिकरण क्या है। सबसे पहले समझाने के लिए मुझे इसे समझाना पड़ेगा, तब आपको कर्मधारय की जो फुल परिभाषा है आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगी। समानाधिकरण का अर्थ होता है समान अधिकरण, समान अधिकार। जैसे कि आपको यहां बता दूं, समानाधिकरण का जो तात्पर्य होता है ऐसी वस्तुएं जिनका अधिकरण एक समान हो। लिख देता हूं, ऐसी वस्तुएं जिनका समान अधिकार हो। ऐसी वस्तुएं जिनका समान अधिकार हो, समान अधिकार हो। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, एक उदाहरण देता हूं। जैसे कि मैं बताऊं, कृष्ण और मोहन आसन पर बैठे हैं। एक उदाहरण के माध्यम से ही मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। कृष्ण और मोहन आसन पर बैठे हैं। यहां जो आसन है विद्वानों, आसन है, उस आसन पर दोनों ही बैठे हुए हैं। यहां कृष्ण भी बैठा हुआ है और मोहन भी बैठा हुआ है। जब कृष्ण और मोहन दोनों का ही अधिकरण किस पर है? आसन पर है। इसलिए जब दोनों वस्तुओं का, मैंने अभी अभी कहा, जब दो वस्तुओं का किसी वस्तु पर समान अधिकरण हो जाए तो वहां उसे हम समानाधिकरण कहते हैं। जैसे अगला उदाहरण मैं इसी से ही संबंधित दूसरा उदाहरण भी दे देता हूं। जैसे कृष्ण सर्पः अपसर्पिति। कृष्ण सर्पः अपसर्पिति। यहां कृष्ण का अर्थ होता है काला, सर्प का अर्थ होता है सांप और अपसर्पिति यहां बच्चों देख लेना ये क्रिया है और ये क्रिया हो रही है काले सांप की। अपसर्पिति माने सरक रहा है, अग्रसर हो रहा है। तो यहाँ जो कालापन है, ध्यान दे लेना बच्चों, इन उदाहरणों के माध्यम से आपको कुछ समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं आपको। सर्प कैसा है? काला है और क्रिया क्या कर रहा है? अपसर्पति, अग्रसर हो रहा है, चल रहा है। तो क्या ये जो कालापन है, कालत्व है, ये सर्प के जो कालापन है, क्या ये है क्रिया करने पर रह जाता है? कदापि नहीं रहता। उस सर्प के साथ साथ चलता है। कौन सा? ये कालापन है। इसलिए समान अधिकार हो रहा है।
ये क्रिया में क्या है बच्चों, सर्प के साथ कालेपन का समान अधिकार हो रहा है। समान अधिकार होने के कारण ही कृष्ण सर्प में कर्मधारय समास माना गया है। इस बात को आप समझ गए होंगे। आगे चलता हूं। अब चलते हैं बच्चों आपके लिए कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के भेदों की तरफ ले चलता हूं। कर्मधारय समास के भेदों की ओर ले चलता हूं। आपको जितने भी भेद होंगे स्पष्ट क्लियर समझाऊंगा, मैं आपको प्रयास करूंगा समझाने का। कर्मधारय समास के जो पहला भेद होता है, ध्यान रखना बच्चों, वह विशेषण विशेष्य बहुलम से होता है। विशेषण विशेष्य बहुलम। अब विशेषण विशेष्य बहुलम में जो पहला पद है, वह क्या आएगा, विशेषण आएगा, और दूसरा पद है वह विशेष्य आएगा। यदि विशेषण और विशेष्य के साथ मिलन हो रहा हो, उनका समान अधिकरण हो रहा हो, तो वहां कौन सा समास मानोगे बच्चों, कर्मधारय। क्लियर। आगे चलता हूं, मैं इसी को ही विशेषण और विशेष्य को समझाने का प्रयास करता हूं। विशेषण क्या होता है, क्योंकि इनके बिना यहां यह समस्या सॉल्व नहीं होगी। विशेषण और विशेष, ध्यान देना बच्चों, विशेषण होता है वह विशेषता है। ये क्या है बच्चों, विशेषता है। कहने का मतलब व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की अर्थात संज्ञा की जो विशेषता है, जो विशेषता बताता है। मोहन लंबा है, काला है, अर्थात पढ़ने में होशियार है, मंद है, इस तरह की ये जो विशेषण है, यह ही क्या है, उसकी विशेषता। आगे चलता हूं और यहां लिख भी देता हूं, जैसे काला, गोरा आदि। और आगे चलता हूं विशेष्य। और विशेष्य होता है जिसकी विशेषता बताई जावे। जिसकी विशेषता बताई जावे, जैसे कि अभी अभी मैंने उदाहरण के माध्यम से राम भी कहा था, मोहन भी कहा था, जिसका भी नाम ले ले, जैसे मोहन, सोहन आदि। यानी विशेष्य कौन सा हुआ, जिसकी विशेषता को बतलाया जा रहा है। जैसे मोहन की विशेषता को, या राम की विशेषता को, विष्णु की विशेषता को आदि, जिस भी संज्ञा या सर्वनाम या संज्ञा, व्यक्ति, वस्तु, स्थान की जो विशेषता बतला रहा है, वह कौन है, विशेष्य। और विशेषता जिसमें जो विशेषण है, जिसमें जो विशेषता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। क्लियर होगा समझ में। तो पहला प्रकार होता है विशेषण विशेष्य बहुलम। इस बात को आप क्लियर कर लेना अच्छी तरह से। ऐसे पदों का यहां लिख देता हूं, ऐसे पदों का समास विग्रह करने के लिए मैं आपको एक सूत्र बता रहा हूं। उस सूत्र को अच्छी तरह से आप ध्यान कर लेना, कर्मधारय समास आपका बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। वो सूत्र कौन सा है, सबसे पहले विशेषण विशेष्य बहुलम में एक सूत्र आता है, और वह है सबसे पहले क्या रखेंगे, विशेषण, चाहे दूसरे पद के प्रारंभ में हो और चाहे पहले पद में हो। चाहे दूसरे पद में विशेषण हो, चाहे पहले पद में विशेषण हो, सबसे पहले क्या रखना है बच्चों, विशेषण लिखना। इसके बाद चा शब्द जोड़ना है, इसके बाद चा शब्द जोड़ना है, इसके बाद असौ अथवा तद शब्द जोड़ना है, और अंत में विशेष्य
जोड़ा जाएगा। क्लियर, समझ में आया? क्या है इसका सूत्र, क्या है, मैं यहां लिख देता हूं। विशेषण विशेष्य बहुलम वाले का जो सूत्र है वो सबसे पहले क्या लिखना है आपको, विशेषण लिखना है, इसके बाद चा जोड़ना है। अब ध्यान रखना ये जो असौ है यह सदैव ही जोड़ेंगे तो आप पुल्लिंग का शब्द हो तो भी असौ आएगा और स्त्रीलिंग का शब्द हो तब भी असौ आएगा। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में असौ शब्द जोड़ना है। लेकिन यदि नपुंसक लिंग का है शब्द, कौन सा बच्चों, नपुंसक लिंग का है, तब असौ शब्द नहीं जोड़ा जाएगा, तब तद शब्द जोड़ना और अंत में विशेष शब्द जोड़कर आपका समास विग्रह विशेषण विशेष बहुलम का क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैं इसके अनेक आपको उदाहरण देता हूं। अब देखिए बच्चों, यहाँ समस्त पद है, समस्त पद में उदाहरण है नीलोत्पलम। यहाँ उत्पल शब्द है, उत्पल, उत्पल माने भी कमल होता है, तो यहाँ ये जो उत्पल यानी कमल है ये कौन सा है बच्चों, विशेष्य है। क्यों, कि नीलम, नीला शब्द है, जो नीलम शब्द है यह उसकी विशेषता है नीला कमल। तो यहाँ नीलम शब्द आया ये विशेषण हुआ और उत्पल आया ये विशेष्य हुआ। और हमारा नियम क्या था, सूत्र क्या था बच्चों, सबसे पहले किसे लेना है, विशेषण को लेना है। तो यहाँ मैंने नीलम शब्द को ले लिया। इसके बाद क्या था सूत्र में, चा लगाना है, चा लगा दिया। यदि नपुंसक लिंग में आता है फूल फल आदि तो वहां तद लगाया है और उत्पलम शब्द अंत में विशेष्य लगाया है, इसलिए बनके तैयार हुआ नीलम से तद उत्पलम। क्लियर, आगे चलता हूं। रक्त कमलम, यहाँ रक्तम शब्द क्या है बच्चों, विशेषण है, चा लगाया हुआ है, रक्तम से तद कमलम यानी कमल पुनः फिर से नपुंसक लिंग। जैसे पीतांबरम, पीतम से तद अंबरम, अंबरम कपड़े। आगे चलता है श्वेत वस्त्रम, श्वेतम से तद वस्त्रम। क्लियर, ये नपुंसक लिंग के हैं। आगे चलता हूं महापुरुषः, यहां देख लेना ये महापुरुषः विसर्ग लगा हुआ है, पुल्लिंग का है, इस शब्द को देख लेना ये पुल्लिंग है, इसलिए पुल्लिंग का है तो महान शब्द आता है, हलंत लगा हुआ है, महान चय। अब पुल्लिंग का है तो असौ, स्त्रीलिंग का होता तब भी असौ, लेकिन नपुंसक लिंग में तद शब्द आता है, असौ पुरुषः। जैसे आगे महाप्रिया, तो यहाँ स्त्रीलिंग है, ये प्रिया शब्द है स्त्रीलिंग का है, इसलिए यहाँ महान ना होके महती, महती चय असौ प्रिया। आगे का है शुभ कार्यम, यहाँ कार्यम शब्द नपुंसक लिंग का है, इसलिए शुभम चय तद कार्यम। और अंत में विशाल वृक्षः, वृक्ष शब्द पुल्लिंग का है, इसलिए विशालः चय असौ वृक्ष। इस तरह से क्लियर होता है। अब देखिए बच्चों, अगला मैंने पहला प्रकार विशेषण विशेष्य बहुलम का स्पष्ट किया। अब अगले 2 नंबर पर आती है बात उपमान उपमेय बहुलम। जैसे मैंने आपको वहां स्पष्ट करके बताया था, विशेषण और विशेष्य को बताया था, यहाँ दूसरी स्थिति में उपमान और उपमेय की बहुलता होने पर भी कर्मधारय समास होता है। अब यहाँ स्पष्ट जानने की बात यह है कि उपमान क्या होता है और उपमेय क्या होता है। तो यहाँ लिखे देता हूं उपमान और उपमेय। उपमान क्या होता है, जिसकी, जिससे, जिससे तुलना की जाती है। जैसे कि एक उदाहरण दे दो, मुख चंद्रम है, तो यहाँ चंद्र शब्द है, चंद्रम ये चंद्र शब्द है, यहाँ क्या माना जाएगा, उपमान माना जाएगा। पहली बात इस बात को स्पष्ट कर लेना, ठीक है ना। तो उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाती है। कोई सा भी उदाहरण हो, जैसे पुरुष व्याघ्र शब्द बोल दूंगा आपके लिए और आपसे ही पूछूं कि यहाँ पुरुष और व्याघ्र में से उपमान कौन सा है और उपमेय कौन सा है, तो आप समझ जाएंगे व्याघ्र शब्द का अर्थ शेर होता है और पुरुष से उसकी तुलना की जा रही है। पुरुष व्याघ्र, तो शेर की तुलना पुरुष से
जा रही है या पुरुष की तुलना शेर से की जा रही है? सोच के देखिए, यहाँ शेर जो ताकतशाली होता है उसकी तुलना, उससे तुलना किसकी हो रही है? पुरुष की हो रही है। इसलिए यहाँ चंद्राय के बगल में मैं व्याघ्र शब्द भी लिख सकता हूँ, ध्यान दे लेना बच्चों। व्याघ्र शब्द है या चाहे में चंद्रमा, जिससे की, तो इस बात को आप सदैव ध्यान रखना, जिससे तुलना की जाती है वह कौन होता है बेटा? उपमान होता है। और जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए वह कौन होता है बच्चों? उपमेय होता है। जैसे मुख चंद्र की है तो यहाँ चंद्र उपमान है, तो मुख कौन हुआ बच्चों? उपमेय बन गया। अथवा पुरुष व्याघ्र में से मैंने क्या कहा था, तो इसमें पुरुष कौन बन गया? उपमेय बन गया। क्लियर समझ में आया होगा उपमेय उपमान। ऐसे पदों का समास विग्रह करने पर उपमान शब्द के बाद इव, ध्यान लगा लेना, इव माने समान होता है बच्चों। इव शब्द जोड़ देते हैं, ध्यान रख लेना। उपमान शब्द आता है उसके बाद इव लगाएंगे। यदि पहले पद में यदि उपमान आ जाए तो पहले पद के बाद तुरंत इव लगाना है, और यदि दूसरे पद में आ जाए, उत्तर पद में आ जाए, तो उत्तर पद या दूसरे पद के बाद में भी इव लगाया जाता है। क्लियर बेटा? अब देखिए बच्चों, जो उपमान उपमेय जो बहुलम मैंने प्रकार आपको बताया है, उसमें मैं दोनों ही प्रकारों को अलग अलग करके स्पष्ट करने वाला हूं आपके लिए। यदि पहले पद में उपमान आता है तो उसके बाद इव लगाऊंगा, और दूसरे या उत्तर पद में आता है तो उसके बाद भी इव लगाऊंगा। सबसे पहले मैं पूर्व पद, सबसे पहले नंबर 1 डाल के मैं आपको पूर्व पद उपमान कर्मधारय इसे स्पष्ट करता हूं कि पूर्व पद उपमान होता है, उसमें किस तरह आप समस्त पद या समास विग्रह करेंगे। अब देखिए बच्चों, मैंने आपको उदाहरण पेश कर रखे हैं, उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, ध्यान देना। समस्त पद और समास विग्रह। समस्त पद में देखिए घन श्याम, घन श्याम। अब घन माने बादल है और श्याम माने काले। अब मुझे आप ये जो पहले अभी बताया था, पहले बताया था मैंने उपमान और उपमेय बताया था। आप सोच के बताइए मुझे यहाँ उपमान कौन सा शब्द आएगा। ध्यान दीजिए, घन और श्याम में उपमान बताइए। बादलों जैसा काला है, यानी तुलना बादलों से की जा रही है कालेपन की, इसलिए यहाँ ध्यान दे लेना। घन ये जो क्या है उपमान है, इसी के तुरंत बाद मैंने इव लगा दिया। पहले आपको बताया था उपमान के बाद इव लगेगा, इसलिए घन इव श्याम। आगे चलता हूं, समुद्र गंभीरा, समुद्र के समान गंभीर है, तो समुद्र उपमान हुआ, इसलिए समुद्र के बाद तुरंत ही इव है। समुद्र इव गंभीर है, समुद्र के समान गंभीर है। सर्प क्रूर है, सर्प के समान क्रूर है, क्रूर का कड़वा, कुटिल है, ऐसा शब्द है। तो सर्प के समान क्रूर है, तो सर्प यहाँ उपमान हुआ, तो यहाँ सर्प है एवं क्रूर। काक कृष्ण, कोये के समान कृष्ण काला है, तो यहाँ कोआ कौन है? उपमान है, इसलिए काक है एवं कृष्ण। आगे दुग्ध धवलम, दूध के समान धवलम सफेद है, इसलिए सफेद की जो है यहाँ दुग्ध से की गई है, इसलिए दुग्धम एवं धवलम। क्लियर समझ में आया? अब देखिए बच्चों, मैंने आपको क्षण भर पहले बताया है कि जो उपमेय और उपमान होते हैं, कहाँ उपमान पहले पद में आता है और कहाँ दूसरे पद में आता है। तो मैंने आपको यही एक बताया था कि उपमान के बाद क्या लगाना है? इव लगाना है। अब यहाँ उत्तर पद उपमान कर्मधारय, यानी उत्तर पद का मतलब
पहले बताया था पूर्व पद उपमान हो तो पूर्व पद उपमान के बाद तुरंत इव लगाया था। अब यहाँ है उत्तर पद, यानी दूसरा जो पद है वह उपमान आ जाए तो उस दूसरे पद के बाद इव लगा दिया जाता है। जैसे कि मुख कमलम, मुख कमलम, मुख है कमल, यहाँ उपमान है। अब इस जो कमल है इसके बाद ही हमें क्या लगाना है, इव लगाना है, मुखम कमलम इव। जैसे कि पुरुष व्याघ्र, पहले भी इसकी चर्चा कर दी थी मैंने आपको। व्याघ्र यानी शेर, इसकी ये क्या हुआ, जो पुरुष है वह शेर के समान शक्तिशाली है। तो यहाँ समानता किससे, जिससे हो रही है, व्याघ्र शेर से हो रही है, उपमान हुआ, इसलिए यहाँ क्या बनेगा, पुरुषः व्याघ्रः एव। इस उपमान के बाद इव लगाया। राम नारायण, राम नारायण के समान था, भगवान विष्णु के समान था, इसलिए राम है नारायण इव। नृसिंह, नृसिंह का अर्थ है नर है, सिंह एव। इस प्रकार से अब आपके लिए मैं एक और महत्वपूर्ण बात और बताना चाहता हूं, उसे आप सदैव अपने मस्तिष्क में बनाए रखें। चालू। तो बेटा एक बात और विशेष रूप से आप याद रख सकते हैं, कंपटीशन में भी आ सकता है, क्योंकि इस जगह पर असमंजस बना हुआ है द्वंद्व समास का। आप द्वंद्व समास समझ सकते हो, लेकिन वहां विशेषण उभय पद कर्मधारय ही माना जाएगा। क्या है मैं आपको बता देता हूं, विशेषण उभय पद कर्मधारय। उभय पद का अर्थ है, अब तक मैंने आपको बताया था एक पद विशेषण और एक पद विशेष्य होगा, लेकिन यहां क्या कह दिया है, वर्णो वर्णेन सूत्र के द्वारा कह दिया है कि यदि एक पहले पद में भी विशेषण हो और दूसरे पद में भी विशेषण हो, लेकिन कौन सा विशेषण, रंगवाची, वर्णवाची, वर्णो वर्णेन है, वर्ण का वर्ण से जब विशेषण बन जाए वहां भी आप द्वंद्व समास ना करके कौन सा समास करेंगे बच्चों, कर्मधारय समास। देखता हूं आगे आपके लिए लिखा है, यदि वर्णवाची, रंगवाची भी बोलते हैं, शब्दों का रंगवाची या वर्णवाची शब्दों के साथ में समास होता है, ये दोनों पद विशेषण होते हैं। ये दोनों ही पद कैसे होते हैं, विशेषण होते हैं। जैसे कि समास पद में लिखा है नील लोहितः, नील लोहितः, क्या करेंगे समास पद के, नील है लोहितः, अब क्या होता है, नीला और लाल, आभास हो रहा होगा द्वंद्व समास का। आगे चलते हैं, रक्त कृष्णः, रक्तः कृष्णः, लाल और काला। कृष्ण सारंग, विशेष तौर पर याद रख लेना इसको, कृष्ण सारंग, कृष्ण सारंग, सारंग का अर्थ होता है चितकबरा, कृष्ण है काला और चितकबरा। और अंत में आपका आता है कृष्ण श्वेता, कृष्ण श्वेता, काला और सफेद। यदि आपको मेरी वीडियो लाइक होती हैं, अच्छी लगती हैं, आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपके पास में मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। इसी के साथ जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, नमः।